जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, mr², राइट। अब एक ही जनरल फॉर्मूला है किसी भी बॉडी के लिए। इस r का मतलब हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास दो बॉडीज़ है और दोनों स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, जस्ट पॉइंट मास है दो, एक का मास m, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास भी m है। मैंने एक एक्सिस बनाया ऐसे, दीज आर द एक्सिस ए बी, एक एक्सिस के बीच में डाल दिया यहाँ पर मिड पॉइंट पर, मैं बोल देता हूँ इसको सी डी। एक एक्सिस को इसके अबाउट डाल दिया, मैं बोल देता हूँ इसको ई एफ। और एक एक्सिस को मैं ऐसे ले जाता हूँ यहाँ पर ऐसे, इस तरह से ए बी सी डी ई एफ, इसको मैं बोल रहा हूँ जी एच। अगर ये डिस्टेंस l/2 है, ये डिस्टेंस भी l/2 है, सपोज दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2। अब मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि यार मुझे ये बताओ कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई एफ क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एच क्या होगा, राइट। इसका ये मतलब है कि मैं एक टाइम पे कोई एक एक्सिस यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, तो अभी ये सारे एक्सिस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक ए बी एक्सिस जिसके अबाउट ये दो बॉडीज घूम रही है, राइट। तो अगर मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालना है तो मुझे ये पता लग रहा है कि जो मास 1 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से 0 है, देख पा रहे हो, इसी के अबाउट मैंने इसको पास कर रखा है। इसको ऐसे समझो आप, ऐसे और ऐसे। इसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 0। मैंने आपको बोला है कि ये यहाँ पर एक सफेयर नहीं, एक बहुत छोटा पॉइंट मास है, राइट। मैं सफेरिकल बॉडी नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे कि अर्थ है, मैं बोल रहा हूँ उसको एक बहुत छोटा पॉइंट मास है। तो फॉर दिस बॉडी इट विल बी लाइक m इंटू में 0 का स्क्वायर। और जो दूसरी बॉडी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, l दूरी पर। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, l। तो अबाउट ए बी इस पूरे सिस्टम का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट होगा वो क्या होगा, m इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू में l का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी एक्सिस क्या होगा, अब मुझे ये पता है कि सी डी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर m प्रेजेंट है और इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर दूसरा m प्रेजेंट है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखूँ तो क्या लिखा जाएगा, ml/2 का होल स्क्वायर। इसी के अबाउट अगर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो वो भी क्या लिखा जाएगा, ml/2 का होल स्क्वायर। और जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, ml²/4 प्लस ml²/4, इट विल बी ml²/2। यानी कि अगर मैं ये वाली एक्सिस की बजाय ये वाली एक्सिस यूज़ करता और बॉडी को इसके अबाउट घुमाने की कोशिश करता तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो जाता है। अब मैं अगर बात करूँ ई एफ की, अब सारा सिस्टम इस ई एफ के अबाउट घूम रहा है तो क्या होगा, अब ई एफ में इस मास के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ख़त्म। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं m इंटू में 0 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ से लेकर ये वाली दूरी कितनी है, l। तो इस बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस ml²। यानी कि मुझे पता लग रहा है कि इसका ई एफ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ए बी के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम बात है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। अगर मैं आपको बोलूँ कि अब ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जी एच एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, राइट, क्योंकि ये पॉइंट मासेस है, सफेयर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ मैं इनको, मैं बोल रहा हूँ कि जी एच के अबाउट पूरा सिस्टम घूम रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो मैं बोलूँगा कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, 0। तो एक्सिस बदलने पर मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी अलग अलग मिलती है। ये एक चीज़ थी जो अपने को समझनी थी, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो। सो नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर। हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, एक पार्टिकल का मास है m, दूसरे पार्टिकल का मास है m। हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से ऐसे गुजारा और एक जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये 53 डिग्री का एंगल बना रही है और इसकी रोटेशन कुछ ऐसे है।
मतलब ये कुछ ऐसे, मतलब ये तिरछे हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन डाल दी। जनरली आप ऐसे ही पढ़ते थे एक्सिस ऑफ रोटेशन की, मान लो ये मैं बीच में ऐसे सीधी डाल दी, लेकिन मैंने आपको बोला कि सीधी नहीं घूम रही है, ये कुछ ऐसे घूम रही है। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। मुझे सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूले पे वर्क करना है, एम आर स्क्वायर। मुझे इस आर का मतलब हमेशा पता होना चाहिए कि आर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसको ऐसा लिखता m इंटू में 5 का स्क्वायर, तो वो बहुत गलत होता, क्योंकि देखो एंगल तो 53 डिग्री बन रहे हैं और मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या देखूंगा कि अगर ये एंगल 53 डिग्री है, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दो ऐसे इसके ऊपर 90 डिग्री। सेम वे में यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो 90 डिग्री। अब ये कंसीडर किया जा सकता है, देखो अगर ये 53 डिग्री है, ये 5 मीटर है, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये क्या बचा, बेस। अब अगर मैं यहां पर इसको हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूं और इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, तो मुझे पता है कि जो साइन 53 डिग्री होता है वो होता है p/h। साइन 53 डिग्री को मैं ये भी लिख सकता हूं 5/4। इससे मुझे पता लगता है कि ये सामने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना आएगा, 4, ये 5 और ये कितना होगा, 3। सेम वे में अगर यहाँ पर ये 5 है, ये परपेंडिकुलर है, बात तो वही है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 4, और मुझे ये डिस्टेंस तो चाहिए था। अब इस पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूँ तो वो क्या होगा, m इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दिस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 16m प्लस 16m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 32m। और अगर मुझे यूनिट लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, kg मीटर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होता है ना हमारे पास, तो यूनिट का ध्यान रखना, kg मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मैं इन टर्म्स ऑफ मास आंसर निकाल सकता था। यहाँ पर अगर ये एंगल कुछ और भी होता तब भी आप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको सिर्फ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसको प्लीज़ नोट डाउन करो। यहाँ पर प्लीज़ एक चीज़ करेक्ट कर लीजिए, परपेंडिकुलर तो 4 है ना हमारा, तो ये 4/5 होगा। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये तो मुझे निकालना था, तो इसलिए मैं 4 लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसको। चलो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि एक रोड है हमारे पास, थिन रोड। मैं थिन रोड इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैं इसको थिक बनाऊंगा तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा, इसलिए मैं बात करूं हमारे पास एक थिन रोड है जैसे, राइट। इस थिन रोड का मास है m और लेंथ है l, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मान लो यहाँ पर मैं 1 मीटर का मास चेक करूँ और अगले 1 मीटर का मास चेक करूँ और अगले 1 मीटर का मास चेक करूँ, तो मुझे सेम क्वांटिटी मिलेगी। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कहीं पर भी कोई एक्सिस बना दूं, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन डाल दी इस तरह से बिल्कुल एज पर, और इसके अबाउट इस रोड को घुमाना चाह रहा हूँ, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब यहाँ पर जो अपने लिए प्रॉब्लम है वो ये है कि इस पर बहुत सारी n पार्टिकल्स है जो बिखरे हुए ऐसे, और सभी के लिए r की वैल्यू अलग अलग है ना। इसमें अनंत m पीसीज है, dm पीसीज है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R अप टू Rn, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ये बोलता कि भाई ये कैसे बॉल है सिर्फ जिसका मास m है और ऐसे बंधी हुई है ये, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, बहुत आसान था, md स्क्वायर कर देता या mr स्क्वायर कर देता। लेकिन यहाँ पर ये पूरी की पूरी रोड है इस तरह से, जिस पर n पार्टिकल्स है छोटे छोटे जो अलग अलग दूरी पर प्रेजेंट है। तो ऐसे सिस्टम के लिए मैंने आपको ना सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। मैंने बोला था आप क्या करो, इंटीग्रेशन x dm अपॉन में टोटल मास। इस तरह से मैंने आपको सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है एम आर स्क्वायर या एम एक्स स्क्वायर बोल दूं अगर आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो। तो सेम वे में जो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको मैं ये लिख सकता हूं, स्मॉल मास डीएम इनटू में एक्स स्क्वायर। अगर मुझे कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, अब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा इंटीग्रेशन यूज होता है कि आपने इसके अनंत टुकड़े कर दिए और बाद में इंटीग्रेशन से उनको जोड़ दिया। तो इस बात को मैं ये लिख सकता हूं कि अगर कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो वो क्या होगा, डी आई। अब इसकी रोड की जो लेंथ है वो एल है, तो मैं बोल दूंगा 0 से लेकर एल, और यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी एम बाई एक्स स्क्वायर 0 से एल, राइट। यानी कि मास इंटू में एक्स का स्क्वायर। अब ये एक्स की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा करेंगे कुछ, इस पूरे मास रोड के मास एम का मैं एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ले लेता हूँ, ये इस छोटे से टुकड़े का जो मास है वो डीएम है, और जो कि रोड से एक्स दूरी पर प्रेजेंट है। अब अगर एम मास, अगर मैं बोलूं कि एल लेंथ के लिए मास कितना है एम, यूनिट मास के लिए कितना होगा, यूनिट लेंथ के लिए एम बाई एल, तो डीएक्स पार्ट के लिए कितना होगा, इसको मैं बोल रहा हूं डीएक्स, डीएक्स के लिए कितना मास होगा, एम बाई एल इंटू में डीएक्स। तो मैं बोल रहा हूं डीएक्स का मास कितना होगा, डीएम ही तो होगा। तो एक तरह से मैं डीएम को डिफाइन कर सकता हूं कि डीएम हमेशा क्या होगा, मास बाय लेंथ इंटू में डीएक्स। ये चीज़ हमने पहले भी सीखी हुई है। स्मॉल पोर्शन डीएक्स का अगर मुझे मास निकालना है तो वो क्या होगा, मास बाय लेंथ इंटू में डीएक्स। कंप्लीट का कितना है एम, स्मॉल पोर्शन डीएक्स से कितना होगा, मास बाय लेंथ इंटू में डीएक्स। अब मुझे अगर पूरी बॉडी का इनर्शिया निकालना है तो मुझे ये चीज़ तो चाहिए थी, देखो मुझे डीएम चाहिए था और मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर एक टर्म और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो लैम्डा उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि लैम्डा को लिखा जा सकता है मास पर यूनिट लेंथ। सेम वे में जब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे सेंटर ऑफ मास के, तो मैंने आपको सिग्मा भी डिफाइंड किया था, जहाँ पर मैं बोला था इट इज़ मास बाय एरिया, राइट। जहाँ पर आपने मास को इस तरह से सोल्व किया होगा सिग्मा इंटू ए करके, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पर इसको एक बहुत ही पतली रोड मान रहा हूँ, तो इसलिए इसको लेंथ वाइज समझेंगे हम, एरिया वाइज नहीं समझेंगे, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ एल है, तो मैं इस एम बाई एल को यहाँ पर कन्वर्ट करके लैम्डा भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले पे चलूँ, देखो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, डीएम की जगह क्या लिखना है मुझे, मास बाय लेंथ इंटू में डीएक्स, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन रोड की लेंथ 0 से एल। यहाँ इसको मैं मान लेता हूँ 0,0, और इसको क्या लिखूंगा मैं, L,0 अलोंग एक्स एक्सिस रोड है मान लो। यहाँ पर m बाई एल को क्या लिखा जा सकता है, लेमडा dx, और साथ में एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, लेमडा एक्स स्क्वायर dx 0 से l। इसको अगर इंटीग्रेट करूँ, अब l तो कांस्टेंट है, सॉरी l भी, लेमडा तो कांस्टेंट है क्योंकि मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो मैं इस बात को सोल्व करूँगा तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, देखो लेमडा बाहर, एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से l में वो क्या होगा, L³ बाय में 3। अगर मैं लेमडा को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, m बाई एल इंटू में L³ बाय में 3। इस तरह से बच्चों ये बात हमने पहले भी सीखी थी, मैंने आपको पहले डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोड, वो कितना होता है, ml² बाय 3। यानी कि अगर एक रोड को मैं इस तरह से घुमाऊंगा तो उसका जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये होगा, ml² बाय 3। करने का तरीका क्या है, ये इंटीग्रेशन मेथड, जैसा कि आपको बताया ये, और हर एक यूनिफॉर्म बॉडी के लिए मैं यही अप्लाई करूंगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अब बच्चों इसी यूनिफॉर्म थिन रोड के लिए ना मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करूंगा और फिर हम निकाल लेंगे। अब वही यूनिफॉर्म रोड है, वही इसके पास मास m है और लेंथ l है, ठीक है, सेम सब कुछ वही। एक्सिस ऑफ रोटेशन अब मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में से पास कर दी, यहाँ से एग्जैक्ट सेंटर, मतलब अब लो ये एग्जैक्ट सेंटर बन गया। यानी कि इस एक्सिस के इधर की तरफ भी कुछ मास होगा और इधर की तरफ भी कुछ मास होगा। मान लेते हैं कि यार ये L/2 है, मानना के बीच में से पास करी तो L/2 ही होगा, और ये भी कितना होगा,
L/2। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी अगर वही कंसेप्ट लगाऊं, मुझे पता है कि अगर मैं कहीं पर भी एलिमेंट कट कर लो, यहाँ पर कट कर लो या यहाँ पर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये dx आपने लेंथ ली जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से x दूरी पर है, इसका मास क्या होगा dm। तो मुझे पता है कि स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, dm इंटू में x² या x² इंटू में dm। मुझे अगर इसको सोल्व करना है तो मैं इंटीग्रेशन ले लूंगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, मेरे पास कई, देखो जो बिल्कुल सिली मिस्टेक्स है वो क्या है, 0 से L/2 या 0 से L। बच्चे इसको या तो सोल्व करेंगे कि ये यहां से लेकर यहां तक x, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा 0 से L/2 खत्म। गलत, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि रोड तो पूरी घूम रही है, ये पार्ट भी तो घूम रहे, ये वाला हिस्सा भी तो घूम रहे। तो आप अगर 0 से L/2 लोगे तो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि ये हिस्सा घूम रहा है और ये घूम ही नहीं रहे। अगर मैं 0 से L लूंगा तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर मैं इस एक्सिस को यहां से पास कर रहा हूं तो इसके इधर वाला सारा का सारा जो लेंथ है वो क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव, और पीछे वाली लेंथ को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। यानी कि एक्चुअल में जो सेंस बनती है वो ये बनती है कि ये वाली जो लेंथ है जो इस एक्सिस के लेफ्ट साइड पर है, इसको क्या लेना चाहिए मुझे, -L/2, और इसको क्या लेना चाहिए, +L/2, क्योंकि ये इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों का सेंस भी अलग होगा। तो इसलिए जब भी मैं सेंटर में से पास करूंगा, जो इधर वाला मास है -L/2 में कवर हो जाएगा, और जो इधर वाला मास है वो +L/2 में कवर हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूं तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगा। मुझे पता है कि ऐसे अगर डायरेक्ट रिजल्ट होगा तो ml²/12 आंसर आता है, यहाँ पर ml²/3 होता है, यहाँ पर ml²/12 आता है। क्या मैं ऐसे कर पा रहा हूँ इसको ड्राइव, देख लेते हैं। अब dm की वैल्यू हर बार क्या लिखते हैं हम, m/l इंटू में dx, पता होनी चाहिए dm की वैल्यू। स्मॉल मास अभी हमने डिफाइन किया था कि भाई l लेंथ के लिए m, यूनिट लेंथ के लिए m/l, तो dx के लिए कितना, m/l इंटू में dx। अब चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि dx मतलब जो dm की वैल्यू होगी, dx लेंथ का जो मास है उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ λ/dx, सीधा सीधा अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है -L/2 से। इसको आप खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वीडियो को पॉज करके खुद से इसको आगे कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये लैम्डा को बाहर ले लूँ, x² dx -L/2 से +L/2, इंटीग्रेशन सोल्व करूँगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, λx³ में -L/2 से +L/2। अगर यहाँ पर मैं देखूँ अब ये क्या बन रहा है, लैम्डा 3 को भी बाहर निकाल लो, 3 का कोई यूज़ नहीं है, x³ के अंदर लिमिट जानी है तो क्या आ जाएगा, ये अपर लिमिट L/2 का क्यूब माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो -L/2 का क्यूब। और मुझे लगता है अगर मैं क्यूब करूंगा तो सिंबल एज इट इज रह जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। इसको सोल्व करके क्या बन रहा है देखिए, λ/3 L³ में 8, 2 2 4 2 8 प्लस L³ में 8। अगर यहाँ पर मैं लैम्डा को भी ओपन कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, m/3l। अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो क्या बनता है यहाँ पर, 2l³ में 8, और बाहर क्या चल रहा है, m/3l। सोल्व करके बेटा मुझे ऐसा लगता है कि ये आ जाएगा 2 1 2 2 4 8, ये बन जाएगा कितना, ml²/12। हेंस आई कैन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आल्सो, इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकता हूँ। तो जब मुझे इंटीग्रेशन ढंग से आती है तो मैं किसी भी तरह से, अब आपको लगता है कि भाई ये हमारे किस काम का, हम तो रिजल्ट याद कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ पर पास कर दिया है, ना तो मिडिल में है, ना इधर है, ना इधर है, अब बताओ क्या करोगे, अब तो आप नंबर कटवा के आ जाओगे, रैंक कैसे आएगा। मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहीं भी डाल दिया, अब वो सेंटर पे नहीं है, रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड याद करते हो ना कि यहाँ पर है तो ml²/3, यहाँ पर है तो ml²/12, मैंने कहीं यहाँ पर डाल दिया। मैं ये बोल दूंगा कि अगर रोड मान लो 10 सेंटीमीटर की है, 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन डाल दिया, अब क्या करोगे, ठीक है। तो मैं आपको अब एक जनरल एक्सप्रेशन भी ड्राइव कराना सिखाता हूँ, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम सीखते हैं कि क्वेश्चन को गलत कैसे नहीं करना है। तो बच्चों अगर मैं अब एक जनरल एक्सप्रेशन आपको कराऊं, मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहीं पर भी डाल दूं रोड के बीच में, सपोज करो मैंने यहाँ से L1 दूरी पर एक्सिस ऑफ रोटेशन डाल दिया, टोटल लेंथ है L, तो यानी कि जो बची हुई लेंथ होगी उसको क्या लिख सकता हूँ मैं,
L माइनस L1, राइट। अब यहाँ पर कहीं पर भी वो छोटा सा एलिमेंट ले लो जब तक आप लेते आए हो, वो dx, और यहाँ से दूरी ले लो x। अब इस बात का ध्यान रखना कि रिजल्ट मेरा वही स्टैंडर्ड रहेगा। मुझे क्या डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, dm इंटू में एक्स स्क्वेयर, और dm का मतलब हमेशा क्या होता है, लैम्डा dx, या फिर ऐसा लिख दूँ मास बाय लेंथ इंटू में dx, और साथ में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वेयर। अब खेल है सारा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लेनी है, जो एक्सिस रोटेशन के लेफ्ट साइड पर है उसको क्या लोगे, नेगेटिव, यानी कि माइनस L1, और जो यहां पर बच गया उसको क्या लोगे, प्लस L माइनस L1, राइट। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा आंसर, देखिए m बाई एल को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वेयर dx का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट क्या चल रही है, माइनस L1 से प्लस L माइनस L1। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, m बाई एल क्यूब बाय में 3, और लिमिट को ध्यान में रखते हुए ये देखो, ये माइनस L1 प्लस L माइनस L1 का कुछ भी नहीं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर सोल्व करूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, m बाई एल, अपर लिमिट पुट करो सबसे पहले तो क्या बन जाएगा, L माइनस L1 का क्यूब अपॉन में 3, माइनस लोअर लिमिट तो प्लस प्लस आ जाएगा, सोल्व करके ये आ जाएगा L1 अपॉन में 3, और ये आ जाएगा क्यूब। अब मेरा रिजल्ट सही है या गलत, इस बात का पता कैसे लगेगा, अगर बेटा मैं L1 को 0 पुट कर दूं तो ये यानी कि जो एक्सिस रोटेशन है वो बिल्कुल यहाँ पर आ गया, और इस पॉइंट के अबाउट मुझे पता है कि कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाय में 12, सॉरी ml स्क्वायर बाय में 3। तो अगर मैं पुट L1 इज इक्वल टू 0, उससे रिजल्ट क्या बन रही है, m बाई एल एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, L क्यूब बाय में 3 प्लस L क्यूब बाय में 3। तो आंसर क्या बन रहा है, देखिए 2L क्यूब बाय में 3 अंदर इंटू में m बाई एल। यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी लगता है हमने, देख लेते हैं क्या गड़बड़ करी है। अगर हम L1 को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा L1 क्यूब बाय में 3, ये बन जाएगा L1 क्यूब बाय में 3, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ पर L1 को 0, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये m बाई एल, L1 को पुट कर दो 0 तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ L क्यूब बाय में 3 प्लस L1, ये तो 0 ही हो गया, ये तो 0 ही हो गया यहाँ पर, क्योंकि L1 को 0 पुट करना है। तो क्या आंसर आ रहा है, यही तो आ रहा है, ml स्क्वेयर अपॉन में 3, राइट। तो बात बन रही है। यही अगर मैं L1 को अगर मैं L बाई 2 पुट कर दूँ, L1 को L बाई 2 का मतलब है कि इस एक्सिस रोटेशन को सेंटर में ले गया, तो रिजल्ट यही क्या बन जाएगा, ml स्क्वायर बाय में 12। अगर मैं आपको कहीं पर भी बोल दूँ, यहाँ पर बोल दूँ, यहाँ बोल दूँ, यहाँ, तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है डेरिवेशन करने का, ड्राइव करने का। जब आप चीज़ें सीख जाते हो तो आपके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं रहती। अब मैं आपको एक नई तरीके से एक और मास डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ, इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों, अब ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि कोई एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि वही जो रोड है वो कुछ ऐसे, इस बार मैं आपको ये बोल दूं कि एक्सिस रोटेशन को ऐसे बना दिया, मैं ऐसा बोल दूं कि ऐसे बना दिया, या किसी भी तरह से मैं आपको कोई भी एंगल पे बोल दूं कि भाई ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 15, कुछ भी एंगल पे दे दूं आपको मैं, तो अगर आपको इंटीग्रेशन ढंग से आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। और मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा बायो स्टूडेंट्स को कि थोड़ा सा फिजिक्स को सीरियसली लो, ताकि क्वेश्चंस को आप कर सको क्रैक। जितना भी टाइम आप केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट को देते हो, उससे कम से कम 2 घंटे फालतू आपको फिजिक्स को देने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फॉर्मूला लगाऊं भी, जो मैंने आपको भी बताया है, वो क्या होता है, dm इंटू में एक्स स्क्वेयर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्स स्क्वेयर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस रोड के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, जैसे कि अब तक करते भी आए थे आप, dx लेंथ का। ये dx का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 90 डिग्री पर, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स साइन थीटा। कॉमन सेंस है बिल्कुल। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर को क्या लिखूंगा मैं, एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, एक्स। अब लिख सकता हूँ इसको एक्स साइन थीटा, राइट। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो
तो ये डायग्राम बनाओ, फिर हम आगे करते हैं कंटिन्यू। तो बच्चों जब ये फिगर आप बना लोगे, अब समझो ये मेरे लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये x sin थीटा इस एलिमेंट के लिए। तो यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, डी dm, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब di की वैल्यू क्या बन रही है यहां पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साथ में dm, और आपको पता है कि dm को हम कैसे लिखते हैं अब तक, मास बाय लेंथ इंटू में dx। तो या इसको मैं ऐसे लिख दूं तो वो भी चलेगा, dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx। तो dm को आप ऐसे लिख दो, di विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लेमडा dx। मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, कंप्लीट रोड का निकालना है, तो 0 से l, देखो ना यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है 0 से लेकर l। तो जब मैं सोल्व करूँगा तो मुझे देखो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दो, लैम्डा बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बाहर। ये एक्स वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है जी, क्योंकि देखो पूरी रोड के लिए एक्स चेंज हो रहा है ऐसे, है ना। तो इसको मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन में ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से l। सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा l क्यूब बाय में 3। आई होप ये छोटे मोटे स्टेप आप कर सकते हो खुद से, इंटीग्रेशन ही करिए जस्ट लिमिट डालकर। लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, m बाई l। तो ये पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ml स्क्वायर बाय में 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन बहुत आसान था ये, देखो इस तरह से आप इनर्शिया निकाल सकते हो किसी भी तरह से। अगर मान लो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल होता तो बात कुछ और होती। अच्छा, इससे एक बात और पता लगती है कि जितना ये एंगल डिक्रीज करता जाऊंगा उतना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझने वाली है कि देखो अगर ये मान लो ऐसे होती, ये फिर ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, यानी कि जितना मैं इसको डिक्रीज करता जाऊंगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, क्योंकि साइन थीटा इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि अगर मान लो ये रोड ऐसे होती, थिन रोड ऐसे, मतलब इसके साथ ही आ गई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा एक स्टेज पर, 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। मैक्सिमम कब होगा, जब रोड के परपेंडिकुलर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय में 3। ये बातें समझने की है बस। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाकर दे देता, यही क्वेश्चन कुछ मैं ऐसे बनाकर दे देता कि ये वही रोड है ऐसे एज इट इज, और इस बार बिल्कुल मिडिल में से हमने ऐसे एक्सिस रोटेशन निकाल दिया, और ये एंगल यहाँ पर बन रहा है थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तब कुछ भी चेंज नहीं करना था आपने, बस यहाँ पर इस स्टेज पर लिमिट्स को क्या लेना था, यहाँ पीछे की तरफ -l/2 और नीचे की तरफ +l/2, और क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आपका हो जाता, -l/2 और +l/2। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि भाई एक रोड है, यहाँ से हमने एक्सिस पास कर दी, ये ऊपर जो डिस्टेंस है ये मान लो 4 सेंटीमीटर, नीचे वाला कितना है 3 सेंटीमीटर, ये एंगल बन रहा है मान लो 37 डिग्री। कोई मुश्किल बात थोड़ी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें अगर आपने सीख ली है तो बच्चों आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम को सोल्व करना बहुत आसान है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं यही चीज़ आपको डिस्क के लिए सिखाऊंगा, ये चीज़ आपको मैं एक ट्रेंगुलर लेमिना के लिए सिखाऊंगा, यही चीज़ मैं आपको कोन के लिए सिखाऊंगा, यही चीज़ आपको मैं सफ़ेयर के लिए सिखाऊंगा। तो अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला लेक्चर है जो कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच पर है, और ऐसे 3 लेक्चर और आने वाले हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा एक रिंग के लिए। मान लो कि थिन रिंग है, आप कर सकते हो इसको, देखो कुछ नया नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एक ही फॉर्मूले पे चलेंगे अभी भी, ठीक है। एक रिंग है, रिंग के एग्जैक्ट सेंटर से मैंने एक एक्सिस रोटेशन को पास कर दिया, रिंग को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ अबाउट दिस, ऐसे इस तरह से घूम रही है रिंग। ऐसा मान लेते हैं हम कि यहाँ पर कोई एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिससे ये बॉडी घूम पा रही है, ठीक है। कोई सपोर्ट सिस्टम मासलेस, जैसे कि हम बोल देंगे कि बिल्कुल टाइनी मास है। मैं ये बोल रहा हूँ कि रिंग का जो 99.999% मास है वो सारा का सारा यहाँ पर है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा बात सेंस लग रही होगी इस बात की। इस रिंग की रेडियस r है, मुझे बताओ कि इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो समझते इस बात को भी, देखो ये भी एक कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी व्हाट, जैसा कि अब तक करते आए हैं dm इंटू में एक्स स्क्वायर, राइट। तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर मैं ऐसे बोल दूं कि जब 2 पाई r लेंथ है तो टोटल मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा m/2 पाई r। तो
इस रिंग पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, ये वाला dx। तो इस dx पार्ट का मास कितना होगा? इस dx का पार्ट का मास क्या होगा? dm, जो कि किसके इक्वल होगा? m/2πr इंटू में dx। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ लैम्डा, इसके लिए लैम्डा क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है रिंग की? 2πr। तो इसको ये भी बोल सकता हूँ लैम्डा dx dm को। तो अगर मैं इस बात को यहाँ लिखूँ तो क्या ये ऐसे लिखा जा सकती है? di इज व्हाट? dm कितना है? लैम्डा dx, राइट, लैम्डा dx। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ मैं? एज इट इज लिख दूँ एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये चीज़ समझने की, एक्स स्क्वायर एक्चुअल में किसके इक्वल है? आर के इक्वल ही तो है। अरे एक्सिस के रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर ही तो होगी, ये देखो, समझ पा रहे हो? ये जो dx है कितना दूरी पर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ही तो एक्सिस के। इसलिए अगर इस बात को मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ तो गलत थोड़ी मानी जाएगी। लैम्डा dx इंटू में आर स्क्वायर। अब अगर मुझे कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? मुझे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2πr में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीट लेंथ आएगी इसकी। जैसे कि रोड के लिए मैं 0 से l चलता था, इसके लिए क्या करूँगा? ऐसे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या बात बनती है? देखिए, di इज इक्वल टू लैम्डा को बाहर निकाल दो, यानी कि m/2πr बाहर, राइट। अंदर क्या बच रहा है? अच्छा, ये आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल दो, रेडियस तो फिक्स है, तो ये क्या बचेगा? dx। यहाँ पर r चेंज नहीं हो रहा है। आप ये बात देखो जरा, r बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि r क्या बाउंड्रीज की अलोंग डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर रेडियस कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, रिंग की। तो dx, इस बात को मैं अगर इंटीग्रेट करूँ 0 से 2πr में, तो सोल्व करके मुझे क्या मिलेगा बच्चों? mr स्क्वायर अपॉन में 2πr, और अंदर क्या बचेगा? इनटू में x, और x में जब लिमिट पुट करूँगा तो क्या आएगा दोबारा से? 2πr। सोल्व करा तो बेटा जो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी रिंग का, वो कितना आया? mr स्क्वायर। और यही तो होता है, अरे यही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रिंग। तो इस तरह से मैं रिंग का भी निकाल सकता हूँ। अब इसका जो अगला पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। तो ये लेक्चर सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है फिलहाल, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।